आज बच्चों हम भाषा के बारे में जानेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे और शब्द के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। भाषा। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाष की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं और उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई को पद शब्द कहते हैं, पद या शब्द कहते हैं। पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। आगे हम इन सबको विस्तार से समझेंगे कि पदबंध क्या है, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है। अब कह रहे हैं यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। जैसे राम शब्द में दो अक्षर हैं, राम और म। लेकिन अगर इन राम में वर्ण की बात करें तो र, आ, म, अ। यहाँ पे र और म के नीचे हलंत रहेगा। थोड़ा सा टेक्निकल समस्या की वजह से नहीं लिखा पाया इसमें, तो आप इसको आधा र और आधा म समझिए। तो आप ये समझिए कि राम में दो अक्षर हैं और चार वर्ण या ध्वनि है। अब हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के यानी राम जो शब्द है, इस तरह के शब्दों का जब हम मेल करते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। सार्थक मेल यानी सही अर्थ होना चाहिए। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, यह शब्द हैं, इनको जब हमने मिलाया तो यह एक वाक्य बन गए। उपवाक्य यह वाक्य का अंग होता है, उसका अपना अर्थ होता है, इसमें उद्देश्य और विधेय होता है। जैसे राम पढ़ता है और मोहन खेलता है। उपवाक्य मतलब छोटा। जैसे आप जानते हैं विद्यालय में हमारे प्राचार्य होते हैं, उसके बाद उपप्राचार्य होते हैं, उनसे बात का पद होता है। उसी तरह दोनों इस विद्यालय के प्रमुख अंग होते हैं प्रशासनिक तौर पे। उसी तरह वाक्य में भी वाक्य और उसका भी एक अंग होता है जिसको उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होता है, यानी उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे राम पढ़ता है तो राम के बारे में कहा जाता है, तो राम उद्देश्य हो गया। विधेय क्या होता है? पढ़ता है, यानी राम के बारे में क्या कहा गया है कि राम पढ़ता है, तो यह विधेय हो गया। पदबंध क्या होता है, इसको देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पद शब्द नियत क्रम में और निश्चित अर्थ के साथ किसी पद का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का जीत गया। अब यहाँ पे लड़के के आगे जो लिखा हुआ है सबसे तेज दौड़ने वाला, यही पदबंध है। जैसे सबसे तेज बहने वाली नदी, नदी, अब नदी के आगे जो तेज बहने वाली शब्द का वाक्यों का प्रयोग किया गया है, यही पदबंध है। यानी यह जो मुख्य पद होता है उससे पहले प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही पद के अर्थ को बताते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का, यानी अब यहाँ लड़के के लिए कहा गया सबसे तेज दौड़ने वाला। आगे पढ़ते हैं पद या ब्रैकेट में शब्द। वाक्य में प्रयोग शब्द को पद कहते हैं। अब जैसे राम है, राम एक शब्द है, राम पढ़ता है एक वाक्य है। अब इस वाक्य में राम पढ़ता है, राम एक शब्द हो गया, पढ़ता है एक शब्द हो गया। अक्षर, पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, जैसे रा और म। वर्ण, अक्षर से छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं, जैसे आ, ई इत्यादि। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका विभाजन किया जाना असंभव हो, अतः जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो उसे वर्ण कहते हैं। यानी इनके बाद इसका विभाजन न किया जा सके। जैसे हिंदी में उदाहरण के तौर पे अ, ई, उ, क, ख, ट, घ इत्यादि। अब जैसे क के नीचे हलंत है, हम जानते हैं कि व्यंजन जो होता है उसमें स्वर मिला होता है, तो हम व्यंजन को स्वर को अलग कर सकते हैं, और जब हम अलग करने के बाद जो लिखा जाएगा वही वर्ण है, वही ध्वनि है। सारे स्वर वर्ण और ध्वनि होते हैं। व्यंजन में जब हम व्यंजन और स्वर को अलग कर देते हैं तो व्यंजन वर्ण या ध्वनि कहलाती है। अक्षर, जब किसी ध्वनि
या ध्वनि समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाए तो उसे अक्षर कहते हैं। सामान्यतः वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों के लिपि चिन्हों को भी अक्षर कह दिया जाता है। आगे, वर्ण के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण। स्वर वर्ण जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई प्राणवायु मतलब हृदय से निकलने वाली हवा मुख में बिना किसी रुकावट के मुख के बाहर निकल जाती है, उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। यानी मुख से जब वो निकलेगी, हम जब उच्चारण करेंगे तो हवा जो हृदय से निकलेगी वह मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, वो सीधे मुख से बाहर आ जाएगी। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय फेफड़े से उठी हुई प्राणवायु मुख में किसी रुकावट, बाधा या किसी संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है, तब वह ध्वनि व्यंजन ध्वनि कहलाती है। यानी स्वर में हवा मुख से सीधा बाहर निकल जाएगी, लेकिन व्यंजन में क्या होगा, वह हवा मुख के किसी न किसी भाग से टकराएगी, वह या वहाँ रुकेगी या वहाँ पे रगड़ खाएगी या घर्षण होगा, तब वह हवा बाहर निकलेगी, तो वह व्यंजन की श्रेणी में आता है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। माला, जैसे हम अब फूलों की माला बनाते हैं तो उसमें एक क्रम से हम फूल को लगाते हैं, उसी तरह जब वर्ण को हम एक क्रम से लिखते हैं तो वर्णमाला हो जाती है। मानक हिंदी वर्णमाला। मानक का मतलब जिसको माना जाता है, जो सर्वमान्य है, जिसका प्रयोग सारे लोग करते हैं। मूलतः मतलब पहले, जो मूल में था, जो शुरुआत में था। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में कितने वर्णमालाएं होती हैं? वर्ण होते हैं 45, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेकिन लेखन के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। परंपरागत मतलब शुरुआत में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पे क्षमा करें, री की जगह बड़ा ऊ रहेगा, तो इसमें से 3 स्वर इसमें यहाँ पे 11 स्वर माने जाते हैं और यहाँ पे 10 लिखा गया है। इसमें बड़ा ऊ छूट गया है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग अ को हटा दिया गया है। पहले इन्हीं को मिलाकर 13 वर्ण हुआ करते थे। स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ह्रस्व स्वर, यानी उच्चारण के आधार पर स्वर को बांटा गया है 3 भागों में। ह्रस्व, जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय का मतलब जो खड़ी पाई होती है उसको एक मात्रा माना जाता है। लगता है, जैसे अ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वर हैं, यानी छोटे स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का जो चिन्ह है वो एस आकार का है। लगता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। ये जो आजकल अंग्रेजी के डॉक्टर शब्द को हम लोग लिखते हैं। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, हम पुकारते हैं सुनो, तो जो यस एस, यानी ये देखिए एस का मतलब ये जो है ये 2 मात्रा है, और यहाँ पे आप देखिए 3 प्रयोग किया गया है राम में, यानी दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, तो वह प्लुत स्वर होता है। अगला है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अग्रस्वर यानी जो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जीभ के आगे का भाग काम करता है। ई, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग काम करता है। अ। पश्च स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी पीछे का भाग काम करता है, आ, उ, ओ, औ, आ। आप इसको बोलेंगे तो आपको महसूस होगा। मुख द्वार यानी मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी मुख कितना खुलता है किसी स्वर को बोलने में। विवृत, विवृत का मतलब होता है ओपन, यानी जब मुख पूरी तरह खुल जाए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। आ, अर्धवृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। ए, ओ। और तीसरा है संवृत्त यानी बंद, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ई, ई, उ, ओ। होंठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी यानी गोलाकार नहीं होते, वो अवृतमुखी होते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, आए। वृत्त यानी हम गणित में पढ़ते हैं, वृत्त मतलब गोला। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। उ, ओ, औ। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, यानी किस नाक से और मुख से जो हवा निकलती है उसके आधार पर। निर्नुनासिक मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। अ, आ, ई आदि। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अंग, आ, इ। घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, तभी सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। सघोष का मतलब, घोष का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं तो गले में हमारे स्वर तंत्रियाँ होती, उसमें कंपन होने लगता है। तो यानी जब हम स्वर को बोलते हैं, जितने भी स्वर हैं, जब उनको बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगती है, इसीलिए उन्हें घोषत्व कहते हैं। अब यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस चित्र में आप देखकर समझ जाएंगे कि कौन सा व्यंजन मुख के किस भाग से बोला जाता है। नासिका है नाक से, दंत है दांत से, ओष्ठ है ओठ से, कंठ है गले से, तालु है गले के ऊपरी भाग से, मूर्धा है गले के आगे और पीछे वाले भाग के बीच से। तो आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। व्यंजन, व्यंजन सामान्यतः स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ ही व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं, यानी इनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ 33 व्यंजन ध्वनियाँ मानी जाती हैं। द्विगुण अड़ अढ़, व्यंजन जोड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। इन्हें निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुख के किसी स्थान, अब मुख में ये 5 स्थान होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्या, होंठ का स्पर्श करते हुए निकले। स्पर्श का मतलब होता है छूना। जब अब हमने पढ़ा है कि व्यंजन में जब प्राणवायु निकलती है तो मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, तो जब वह इन 5 मुख के इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान को स्पर्श करती है तो वह उस व्यंजन का नाम हो जाता है। यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक है, कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा, यानी क आदयो, क से लेकर म, अवसाना मतलब तक, स्पर्शा यानी क से लेकर म तक के व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अर्थात क से लेकर म तक के सभी व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको 5 वर्गों में लिखा जाता है, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। एक नया तथ्य है, इसको आज ध्यान में रखें, यानी स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग। कंठ है, यानी जिनका उच्चारण कंठ से किया जाए, क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य यानी च वर्ग, मुख के भीतर की ऊपरी छत का पिछला हिस्सा, च, घ, ज, झ, ञ। मूर्धन्य अर्थात ट वर्ग, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला हिस्सा,
अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यानी आपके मुख का ऊपर का भाग और अगला हिस्सा। ट ठ ड ढ ड़। दंत यानी त वर्ग, उच्चारण के समय दांतों का स्पर्श। त थ द ध न। ओष्ठ है प वर्ग, उच्चारण के समय होठों का स्पर्श। प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित हो, यानी हम स्वर का उच्चारण जैसे करते हैं और व्यंजन का मुख के जिस भाग से होता है उनके बीच का जो भाग होता है वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। निम्नलिखित 4 व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व। नोट, य और व इनको अर्ध स्वर कहते हैं जो कभी स्वर कभी व्यंजन होते हैं। र को लुंठित कहते हैं जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। और ल पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए। तो इसको याद रखें, य और वह अर्ध स्वर है। र को लुंठित कहते हैं, पार्श्विक ल है। यानी आपसे कोई पूछे लुंठित व्यंजन कौन है तो र, पार्श्विक व्यंजन कौन है तो ल। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है तो य और वह। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा या वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसा नाम से ही है, ऊष्म मतलब ऊष्मा गर्मी, संघर्षी मतलब रगड़ करना संघर्ष करना। ये 4 प्रकार का होता है। श श ह श श श ह। संयुक्त वर्ण जिन वर्णों को कई वर्णों से जोड़कर बनाया जाता है उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे छ, इसमें क और श को मिलाया जाता है और अ रहता है। त्र त र अ, ज्ञ ज ञ और अ, श स र और अ। उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए उसे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ड़ ढ हिंदी के व्यंजन है, संस्कृत के नहीं, यानी इनको बाद में शामिल किया गया हिंदी में, ये संस्कृत के नहीं है क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और संस्कृत के जितने भी व्यंजन होते हैं वो हिंदी में शामिल किए गए हैं। तो यह 2 नए व्यंजन हैं। अब देखते हैं अयोगवाह क्या है। परंपरा अनुसार अनुस्वार विसर्ग स्वरों के साथ रखा जाता है किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से किया जाता है। ये व्यंजन भी यहाँ पे थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। यह व्यंजन भी इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने से इनके लिए मात्रा यानी बिंदी और विसर्ग की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब इसको दूसरे शब्दों में समझ लें, ऊपर थोड़ा सा लिखावट में दिक्कत आ गई है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। क्योंकि इनका जातीय योग यानी जुड़ाव न स्वर के साथ है न व्यंजन के साथ, इसीलिए इसे अयोग कहा जाता है। अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना, यानी जो स्वर के साथ भी न रहे और व्यंजन के साथ भी न रहे। ये लेखन में तो स्वर हो जाते हैं और वे उच्चारण में व्यंजन हो जाते हैं, इसीलिए इनको न स्वर कहा जाता है न व्यंजन कहा जाता है। फिर भी यह अर्थ का वहन करते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब यह न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अंत हम लिखते हैं, अ के ऊपर हम बिंदी देते हैं, अगर वो बिंदी ना हो तो अंत शब्द हम नहीं लिख सकते, वो अत हो जाएगा। हंस लिखते हैं, ह के ऊपर बिंदी होती है तो वह सब बिंदी न रहे तो वह हस हो जाएगा। अतः लिखते हैं, विसर्ग न हो बिंदी न हो तो वह अर्थ स्पष्ट न हो। प्रायः, प्रातः और बहुत सारे शब्द हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। यह 2 प्रकार का होता है। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सारे के सारे व्यंजन अघोष होते हैं, यानी उनको उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है।
सघोष यानी घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर्ण तंतुओं में कंपन हो। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, जैसे ध, द, ध, न, ग, घ, अंग। यानी पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष हर वर्ग का, तीसरा, चौथा और पांचवा वो सघोष व्यंजन होता है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा के हवा से है, यह दो प्रकार का होता है। अल्प प्राण यानी जब जिनके उच्चारण मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। अब कौन कौन से व्यंजन है ये देख लें। हर वर्ग का यानी क वर्ग का, ट वर्ग का, प वर्ग का, त वर्ग का, च वर्ग का। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, त, द और न, यानी त पहला हो गया, द तीसरा हो गया और न पांचवा। ये अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण से करते समय मुख से कम हवा निकलती है। महाप्राण, जिन वर्ण व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकले, या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे। हर वर्ग का अब बचा, हमने अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, तो बचा कौन? दूसरा और चौथा व्यंजन, वो क्या होता है? महाप्राण। जैसे उदाहरण के तौर पे थ और ध, यह महाप्राण कहलाते हैं। तो छात्रों, आज हमने भाषा के बारे में, वर्ण के बारे में जाना। अगले वीडियो में कुछ और विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।